वेलकम टू यू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी पीजीटी के नेक्स्ट पार्ट को, पार्ट 5 को। इससे पहले हम लोगों ने 53 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं और उसके आगे इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म। इन्वेड जो वर्ड है, इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना या घुसपैठ करना। जब बिना किसी परमिशन के आप कहीं पे या कोई भी व्यक्ति कहीं पे चला जाता है, उसको हम कहते हैं इन्वेड। तो इसका आपको नाउन फॉर्म बताना है, तो इन्वेड का नाउन फॉर्म होगा इन्वेजन। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है आपका। द यंग वन ऑफ अ कैट इज, कैट जो होती है उसके छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा सी, किटेन। इसको आपको सीधे लर्न कर लेना है, याद कर लेना है इसको, इसका कोई रूल नहीं है। तो द यंग वन ऑफ ए कैट इज, कैट का जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम बोलते हैं किटेन। आपका ऑप्शन होगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड बीटर। बीटर जो वर्ड दिया गया है, इसका सुइटेबल प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स का मतलब होता है जिस वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, और जिस किसी भी वर्ड के अंत में जिस शब्द को जोड़ा जाता है उसको कहते हैं आपका सफिक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रीफिक्स क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी, इम्बीटर। इम्बीटर का मतलब होता है कड़वाहट पैदा करना, इम्बीटर। तो इम्बीटर जो वर्ड है ये आपका सुइटेबल प्रीफिक्स होगा बीटर के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ एलुमिनस। एलुमिनस का मतलब होता है छात्र, जो जो स्टूडेंट्स अध्ययन कर चुके हैं, एक्स स्टूडेंट इसको बोला जाता है एलुमिनस। एलुमिनस का मतलब होता है जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी फील्ड में चले गए हैं, अपने किसी दूसरे कार्य को करना कंटिन्यू कर दिए हैं, तो उसको हम कहते हैं एलुमिनस। इसका प्लूरल होता है एलुमिनी। आपका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा डी, अलुमिनी इसका प्लूरल होगा। और अलुमिनस का मतलब होता है एक्स स्टूडेंट। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, द प्लूरल ऑफ एलुमिनस इज एलुमिनी, व्हिच मीन्स। और एलुमिनस का मतलब होता है एक्स स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। किसी भी स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे पढ़ाई करके वहाँ से चले गए हैं उसको हम कहेंगे एक्स स्टूडेंट्स। तो एक्स स्टूडेंट्स होता है, एक्स बॉयफ्रेंड होता है, एक्स गर्लफ्रेंड होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो उसी तरीके से एक्स स्टूडेंट भी होता है, जब बच्चे पढ़ाई करके किसी भी क्लास को और चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स स्टूडेंट्स। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड वाज। अब यहाँ पे वाज के बाद आपको वर्ब भरना है। तो जब भी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आपको वर्ब भरना है, तो उस वर्ब को या तो आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं तो थर्ड फॉर्म। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी करेक्ट, बॉर्न। बॉर्न का सेकेंड फॉर्म होता है बोर, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, बॉर्न का मतलब होता है जन्म देना। यहाँ पे हो जाएगा द चाइल्ड वाज बॉर्न ब्लाइंड, वह बच्चा जो है ब्लाइंड ही पैदा हुआ था। तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लेंगे जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है ना। यहाँ पे आपका बर्थ जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो ये नहीं ले सकते हम, बी ये भी नहीं होगा। और आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा बॉर्न, जो कि थर्ड फॉर्म हमें लेना है, और डी तो होगा नहीं यहाँ पे। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ़ ही। तो ये यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है। जब भी कंडीशनल सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस का एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा पार्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं कि आई सेल राइट टू हिम, आई सेल राइट टू हिम, मैं उसके लिए लिखूंगा। तो यहाँ पे सेल आ रहा है, यानी दूसरे वाले पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसमें हमें ये जान लेना है कि इफ़ के साथ जो सेंटेंस लिखा रहेगा ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ ही राइट्स, यदि वह लिखता है। इफ़ ही राइट्स, यदि वह लिखता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इफ़ ही राइट्स, यदि वह लिखता है, आई सेल राइट टू हिम, तो मैं उसके लिए लिखूंगा। तो यहाँ पे 59 में आपका बी होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने आपको बताया कि इसमें एक सेंटेंस में फ्यूचर होता है तो उसके पहले वाले सेंटेंस में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश माई कार 3 वीक्स अगो। तो यहाँ पे डैश की जगह पे आपको फिल करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिस भी सेंटेंस में अगो, बिफोर, यस्टरडे इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस 95% चांस है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन बी है जो पास्ट इंडेफिनिट में आपको दिख रहा है, वाश्ड। तो आई वाश्ड माई कार 3 वीक्स अगो, मैंने अपने कार को 3 सप्ताह पहले जो है धोया था। तो आई वाश्ड हो गया। यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लगाएंगे, वॉशिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वॉशिंग होता तो इससे पहले कोई हम इज, एम, आर, वाज, वर जैसे वर्ड लेते। हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई होता है यहाँ पर। विल भी नहीं होगा, क्योंकि ये काम हो चुका है। जो काम हो चुका होता है उसको हम पास्ट में बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाश्ड माई कार 3 वीक्स अगो, मैंने अपने कार की धुलाई 3 सप्ताह पहले की थी।
यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है आपका। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन आउट। अब यहाँ पे ऑन के बाद जो ब्लैंक दिया गया है इसको आपको भरना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ये चारों ऑप्शन वर्ब हैं। और यहाँ पे जोनाथन इंसिस्टेड, जोनाथन ने इंसिस्ट किया मतलब दबाव डाला ऑन। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। जब भी प्रीपोजिशन के बाद हमें वर्ब लिखना होता है तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में लिख रहा है गोइंग। हैविंग गॉन जो है ये आपका हैविंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब के तरीके से आ रहा है, यानी आईएनजी फॉर्म के तरीके से आ रहा है। उसके बाद आपका गॉन दिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली हैविंग गॉन जो है गलत स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आपका। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गोइंग। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट। जोनाथन ने बाहर जाने पर दबाव डाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम मतलब उसको रोका गया। अब फ्रॉम यहाँ पे इसके बाद आपको वर्ब भरना है इन द क्लास, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसे क्लास में रोका गया कुछ करने से। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों में से किसी एक को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रॉम के बाद हमें भरना है। तो कभी भी हम जब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखते हैं तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्मोकिंग। मतलब ही वॉज प्रिवेंटेड, उसको रोका गया था, उसको रोका गया था फ्रॉम स्मोकिंग इन द क्लास, क्लास में स्मोकिंग करने से। तो कभी भी जब प्रीपोजिशन आए और प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब सेलेक्ट करना है, वर्ब फिल करना है, तो वो वर्ब आप ध्यान में रखें कि हमेशा आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब आप सेलेक्ट करेंगे। दूसरा अगर कोई वर्ब आप लेंगे वो गलत हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है यू बेटर। तो यहाँ पे बेटर जो होगा, बेटर यहाँ पे एज ए एडवर्ब आ रहा है। तो यू बेटर हिज परमिशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है सीकिंग। सीकिंग नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि सीकिंग से पहले हमें कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जो कि सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया हुआ है। टू सीक नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम 2+V1 नहीं लिख सकते, कोई ना कोई मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका देख लेते हैं, यू बेटर टू हैव शॉट। टू हैव शॉट जो है ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ है, टू हैव शॉट नहीं लिखते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी जो कि करेक्ट होगा, यू बेटर सीक हिज परमिशन। मतलब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे परमिशन मांग लो। तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि उससे परमिशन मांग लो। तो यू बेटर सीक हिज परमिशन। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और आप डी ऑप्शन अगर लेते हैं तो ये मीनिंग सही नहीं दे पाएगा और ग्रामेटिकली ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें होगा यू बेटर सीक हिज परमिशन, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यू के साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो हम लिख देंगे यू बेटर सीक हिज परमिशन। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, सी वाज सीन। अब यहाँ पे वाज लिखा और वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया जो कि सीन है। अब आगे हमें अब कोई वर्ब सेलेक्ट करना है जो कि 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका होगा सी वाज सीन और डैश द हाउस। अब यहाँ पे सीन है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब भी कोई काम प्रोसेस में दिखाया जाए, जब भी कोई काम कॉन्टिन्यूएशन में हो, वहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो सी वाज सीन, उसे देखा गया था। एंटरिंग द हाउस, तो घर में प्रवेश करना एक पूरा कार्य है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, या पूरा एक कार्य को दिखा रहा है, इसीलिए हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्योंकि घर में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करते हुए देखा गया, इसका मतलब जिस टाइम पे उसको देखा गया उस टाइम पे प्रवेश करने वाला काम हो रहा था। और जिस टाइम पे देखा जाए और उस टाइम पे उस कार्य का कंटिन्यूएशन हो, लगातार होना पाया जाता है, वहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ऑप्शन डी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंटरिंग। तो सी वाज सीन एंटरिंग द हाउस, उसे घर में प्रवेश करते हुए देखा गया था। 65 है टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पॉट। टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पॉट। टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पॉट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आपको यहाँ सब्जेक्ट फिल करना है। तो सब्जेक्ट कभी भी 2+V1 हो सकता है, मतलब इन्फिनिटिव हो सकता है, या तो आईएनजी फॉर्म वाला सब्जेक्ट हो सकता है। और हंट ऑफ टाइगर्स यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। टू बी हंट ये ग्रामेटिकली जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि टू बी हंट ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। आपका ऑप्शन है डी हैविंग हंट, ये नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते। सब्जेक्ट काम करता है 2+V1, या तो हम आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी हंटिंग टाइगर्स, मतलब टाइगरों का शिकार करना इज अ डेंजरस स्पोर्ट, बहुत ही खतरनाक काम है। खतरनाक एक तरीके से आप कह लीजिए तो खेल भी है ना। तो हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया, इसलिए सेंटेंस में अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आंसर जो है इसका जो मीनिंग होगा गलत हो जाएगा। और हंट ऑफ टाइगर्स नहीं होता है, ये गलत है।
डी हैविंग हंट नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, क्योंकि हंट जो है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। 66 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शोविंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई। यहाँ पे कह रहे हैं शोविंग रेस्पेक्ट मतलब रेस्पेक्ट दिखाना, इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई सबसे बेहतर होता है, बाई मतलब शोविंग रेस्पेक्ट को किस वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टिव, रिसेप्शन, और आपका ऑप्शन है बी रेस्पेक्टफुल। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है रेस्पेक्टफुल। तो शोविंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी रेस्पेक्टफुल। यानी शोविंग रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट दिखाना क्या है, रेस्पेक्टफुल है, सम्मानजनक है, तो इसमें करेक्ट आपका इसमें सिनोनिम कह लीजिए तो होगा रेस्पेक्टफुल। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें ये बताना था कि शोविंग रेस्पेक्टफुल इज बेस्ट इंडिकेटर में रेस्पेक्ट को दिखाना इन चारों ऑप्शन में से किससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो रेस्पेक्टफुल होगा, सम्मानपूर्वक, शोविंग रेस्पेक्ट। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट द इम्फैटिक ऑफ आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी का इम्फैटिक सेंटेंस आपको बनाना है। इम्फैटिक का मतलब होता है जब किसी सेंटेंस में हम जोर देकर के किसी बात को कहते हैं उसे कहा जाता है इम्फैटिक सेंटेंस। तो यहाँ पे आई एम हैप्पी का हो जाएगा आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आई एम वेरी हैप्पी। 68 नंबर क्वेश्चन है, राम रेयरली गोज टू द बाजार। राम जो है बाजार कभी कभी जाता है। तो यहाँ पे रेयरली जो अंडरलाइन वर्ड है ये किस तरीके से काम कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक है ये। तो हम लोग जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। एडवर्ब चैप्टर में सारी चीज़ें आती हैं। इसको हम लोग जब एडवर्ब चैप्टर जब देखेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है, राम रेयरली गोज टू द बाजार, राम जो है बाजार कभी कभार जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन इसमें होगा सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स आवृत्ति। जो भी कोई काम किसी निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना, उसको आवृत्ति कहा जाता है। जब कोई भी काम जो है एक निश्चित समय अंतराल पे बार बार घटित हो तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रेयरली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, क्योंकि राम के बाजार बार बार मतलब जाने को शो कर रहा है कि राम बाजार जो है कभी कभी जाता है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। और एडवर्ब को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, एडवर्ब के अंत में एलवाई हमेशा लगा होता है। तो ये एडवर्ब है, और एडवर्ब में कौन से कैटेगरी का है, तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 69 नंबर क्वेश्चन है, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। मुश्किल से ही मैं एक्सीडेंट से बचा, मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा। तो आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, यहाँ पे नियरली बताना है कि नियरली क्या है आपका। तो यहाँ पे नियरली जो है आपका एडवर्ब ऑफ, आपका फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड सेंटेंस एडवर्ब, ये तो गलत है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस तो है नहीं, किसी जगह को तो दिखा नहीं रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है, डिग्री इसलिए है कि ये नियरली एक्सीडेंट होते होते बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट होने से बचा। तो आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, लगभग मैं एक्सीडेंट से बचा, मैंने एक्सीडेंट होने ही वाला था तो ताकि मैं किसी तरीके से मैं बच गया, तो उसीलिए ये सेंटेंस लिखा गया कि आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। तो नियरली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने 69 नंबर क्वेश्चन तक विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने देखा। आपसे रिक्वेस्ट है एक वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स तक